हाय गाइस, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं अपना नया पैथो का पहला टॉपिक, दैट इज सेल इंजरी। ठीक है, सेल इंजरी में आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहले सेलुलर एडेप्टेशन। ठीक है, अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है सेल इंजरी में। ठीक है, देखो दिस इज नॉर्मल सेल। ठीक है ना, ये नॉर्मल सेल है। अब नॉर्मल सेल पे जब भी स्ट्रेस आएगा, ठीक है, तो सेल क्या करेगी? एडेप्टेशन करेगी। ठीक है, सेल विल ट्राई टू एडेप्ट। अब अगर एडेप्टेशन के बाद भी स्ट्रेस कंटिन्यू रहा तो क्या होगी? सेल को इंजरी होगी। सबसे पहले स्ट्रेस आया, नॉर्मल सेल में क्या की? एडेप्टेशन की। अगर एडेप्टेशन के बाद भी स्ट्रेस कंटिन्यू रहा तो क्या होगी? सेल इंजरी होगी। ठीक है, अब सेल इंजरी में भी सबसे पहले क्या होगी? रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद भी स्ट्रेस परसिस्टेंट रहता है तो क्या होगा? इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, अब रिवर्सिबल सेल इंजरी तक जो जो भी सारी चीज़ें हैं वो क्या है? रिवर्सिबल है। ठीक है ना, मतलब रिवर्सिबल सेल इंजरी तक अपन नॉर्मल स्टेट अचीव कर सकते हैं। जब अगर अपन ने स्ट्रेस रिलीव कर दिया तो रिवर्सिबल सेल इंजरी तक अपन नॉर्मल स्टेट अचीव कर सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल सेल इंजरी में अपन नॉर्मल स्टेट कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना नॉर्मल ओवरव्यू। क्या हुआ? नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल पे स्ट्रेस आया, स्ट्रेस में भी फिजियोलॉजिकल या फिर पैथोलॉजिकल। ठीक है, अब वो स्ट्रेस आने के बाद क्या होगा? सेल विल ट्राई टू अडेप्ट। सेल अडेप्टेशन के बाद भी अगर स्ट्रेस परसिस्टेंट रहा तो क्या होगी? सेल इंजरी। सेल इंजरी में पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी, देन इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, अब अपन देखते हैं सेलुलर एडेप्टेशन। ठीक है, अब सेलुलर एडेप्टेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, देख लिया अपन ने कि रिवर्सिबल सेल इंजरी तक सभी रिवर्सिबल चेंजेस है। तो सेलुलर एडेप्टेशन इज ए रिवर्सिबल चेंज विच अकर्स ड्यू टू एनी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्ट्रेस। ठीक है, कोई भी फिजियोलॉजिकल या फिर पैथोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण होने वाला रिवर्सिबल चेंज, इट इज़ नोन एज सेलुलर एडेप्टेशन। ठीक है, अब सेलुलर एडेप्टेशन में मेनली 5 चीज़ें होती है वैसे तो, लेकिन अपन इसमें 4 ही चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 चीज़ें कौन कौन सी है? हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रॉफी, अट्रॉफी एंड मेटाप्लेशिया। ठीक है, क्या क्या है? हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रॉफी, अट्रॉफी एंड मेटाप्लेशिया। जो 5वीं चीज़ है दैट इज डिस्प्लेशिया। ठीक है, ये डिस्प्लेशिया में आपको जब नियोप्लेशिया पढ़ाऊंगा तो आपको डिस्प्लेशिया क्या है वो बता दूंगा। ठीक है, इसमें अपन 4 ही चीज़ें पढ़ेंगे, दैट इज हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रॉफी, अट्रॉफी एंड मेटाप्लेशिया। ठीक है, अब ये चारों जो है दे आर व्हाट? स्ट्रक्चरल चेंजेस। ये बस क्या है? स्ट्रक्चरल चेंजेस है इन विच न्यू बट अल्टर्ड स्टेट्स आर अचीव्ड। ठीक है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रॉफी, अट्रॉफी एंड मेटाप्लेशिया आर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन विच न्यू बट अल्टर्ड स्टेट्स आर अचीव्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, हाइपरप्लेशिया मतलब क्या? इंक्रीज इन नंबर। हाइपरप्लेशिया मतलब क्या है? इंक्रीज इन नंबर। हाइपरट्रॉफी मतलब क्या? इंक्रीज इन साइज। ठीक है, अट्रॉफी मतलब क्या? डिक्रीज इन नंबर एंड साइज। एंड मेटाप्लेशिया मतलब क्या? चेंज इन सेल टाइप। ठीक है, तो क्या? हाइपरप्लेशिया मतलब इंक्रीज इन नंबर, हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन साइज, अट्रॉफी मतलब डिक्रीज इन नंबर एंड साइज, मेटाप्लेशिया मतलब चेंज इन सेल टाइप। ठीक है, तो ये 4 चीज़ अपन अब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पेपर में आने के बाद पहले क्या लिखा है? ये डायग्राम निकालनी है, फिर सेलुलर एडेप्टेशन की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, डेफिनेशन भी इसी फॉर्मेट में लिखनी है, थियोरेटिकल फॉर्मेट में नहीं लिखनी है। देन उसमें क्या क्या आता है? तो ये 4 चीज़ें आती है। दे आर व्हाट? स्ट्रक्चरल चेंजेस विच इन विच न्यू बट अल्टर्ड स्टेट्स आर अचीव्ड। ठीक है, अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हाइपरप्लेशिया। ठीक है, तो हाइपरप्लेशिया का मतलब क्या है? मैंने बता दिया था, इंक्रीज इन सेल डिवीजन एंड सेल नंबर। ठीक है, इंक्रीज इन सेल डिवीजन या फिर सेल नंबर मतलब क्या? हाइपरप्लेशिया। ठीक है, अब अगर सेल डिवीजन में इंक्रीज का मतलब है हाइपरप्लेशिया, तो जो भी सेल में हाइपरप्लेशिया होगा इट शुड हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है, तो वही अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑर्गन विल और शुड हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड टू शो हाइपरप्लेशिया। ठीक है, अब हाइपरप्लेशिया के 2 टाइप्स है, एक तो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया या फिर पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया। ठीक है, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया भी किसी तो स्ट्रेस एजेंट के कारण होगा, पैथोलॉजिकल भी किसी स्ट्रेस एजेंट के कारण होगा, लेकिन फिजियोलॉजिकल में जो ये स्ट्रेस एजेंट है इट इज विद इन नॉर्मल लिमिट्स एंड पैथोलॉजिकल में इट इज बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स। ठीक है, अब पहले अपन देखेंगे फिजियोलॉजिकल के 3 एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपने अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोलिफरेशन फेज होती है उसमें अपन को हाइपरप्लेशिया दिखता है। ठीक है ना, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया अपने को दिखता है। ठीक है, अब क्यों दिखता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया? स्ट्रेसर एजेंट क्या है वहाँ पे? ईस्ट्रोजन। ठीक है, ईस्ट्रोजन लेवल प्रोलिफरेशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, ईस्ट्रोजन लेवल प्रोलिफरेशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में बढ़ जाते हैं, उसके कारण क्या होता है? एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया होता है। ठीक है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया होता है। दूसरा है कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी दिखता है। ठीक है ना, ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी अपने को हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी दिखता है 2 ऑर्गन्स में, एक तो ब्रेस्ट में दिखेगा, एक यूट्रस में दिखेगा। ठीक है, ये याद रखना है कि एक ब्रेस्ट में दिखेगा और एक यूट्रस में दिखेगा। अब ब्रेस्ट में है ना हाइपरप्लेशिया इज मोर एविडेंट देन हाइपरट्रॉफी। ठीक है, और यूट्रस में हाइपरट्रॉफी
इज मोर एविडेंट देन हाइपरप्लेशिया, ये याद ही रखना है, ठीक है, कि ब्रेस्ट में हाइपरप्लेशिया इज मोर एविडेंट देन हाइपरट्रॉफी एंड यूट्रस में हाइपरट्रॉफी इज मोर एविडेंट देन हाइपरप्लेशिया, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल है कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया, ठीक है। कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया में क्या है, अगर अपन ने लीवर की सर्जरी करी तो लीवर का अपन एक लोब सपोज रिसेक्ट कर दिया अपन ने, तो होल लीवर जो है वो वापस से अपना नॉर्मल स्टेट अचीव कर लेता है। इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरप्लेशिया, ठीक है ना। तो कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया में क्या है, लीवर आफ्टर सर्जरी एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है बोन मैरो आफ्टर ब्लड लॉस। ब्लड लॉस होने के बाद बोन मैरो ट्राई करेगा, नई नई सेल्स बनाएगा टू अचीव द नॉर्मल सेट्स। तो बोन मैरो भी आफ्टर ब्लड लॉस क्या शो करेगा, हाइपरप्लेशिया शो करेगा। तो ये हो गए 3 फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स। फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स में क्या देखा अपन ने, प्रोलिफरेशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें एस्ट्रोजन के कारण क्या हो रहा था, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया हो रहा था। देन ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी हाइपरप्लेशिया हाइपरट्रॉफी दिखता है 2 ऑर्गन्स में, एक तो ब्रेस्ट में, एक यूट्रस में। ब्रेस्ट में अपने को प्लेशिया इज मोर एविडेंट एंड यूट्रस में ट्रॉफी इज मोर एविडेंट, ठीक है। उसके बाद अपन ने कहा कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया, जिसमें लीवर आफ्टर सर्जरी आ गया और बोन मैरो आफ्टर ब्लड लॉस आ गया, ठीक है। अब अपन देखेंगे पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया। जैसे फिजियोलॉजिकल में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया हो रहा था ड्यू टू एस्ट्रोजन लेवल्स, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या था, नॉर्मली मतलब नॉर्मल है, जो प्रोलिफरेशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें एस्ट्रोजन बढ़ना इज विद इन नॉर्मल लिमिट्स, तो उसके कारण जो था ये फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया था, ठीक है। लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है, अनकंट्रोल्ड एस्ट्रोजन सिंथेसिस हो गया किसी भी रीजन से, ठीक है, तो क्या होगा, वापस से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया दिखेगा, ठीक है ना। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया ड्यू टू अनकंट्रोल्ड एस्ट्रोजन, ठीक है ना, बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स, ये लिखना है, बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स, ठीक है ना। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया। अब मैंने बोला कि बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स अनकंट्रोल्ड एस्ट्रोजन बढ़ने के कारण क्या हो रहा था, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, ठीक है। तो अब इस केसेस के मतलब ये जो अनकंट्रोल्ड एस्ट्रोजन है ना, जिसके कारण अपना एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, उसके कॉजेस क्या क्या है, ठीक है, ये कॉजेस देखो। तो कॉजेस याद करने के लिए अपन को याद करना है 3 ओज, ठीक है। 3 ओज में क्या है, पहला ओ दैट इज अनोवेलेटरी साइकिल्स, ठीक है, अनोवेलेटरी साइकिल। दूसरा ओ ओवेरियन मास एंड थर्ड ओ इज ओबेसिटी, ठीक है। अनोवेलेटरी साइकिल्स, ओवेरियन मास एंड ओबेसिटी, दिस 3 ओज आर द कॉजेस ऑफ अनकंट्रोल्ड एस्ट्रोजन, ठीक है। अब अगर अनकंट्रोल्ड एस्ट्रोजन है और एंडोमेट्रियल पैथोलॉजिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया है, तो द पेशेंट विच हैव द पैथोलॉजिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया इट विल प्रेजेंट विथ मीनोरेजिया एंड पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, ठीक है। द वुमेन विथ पैथोलॉजिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया विल प्रेजेंट विथ मीनोरेजिया एंड पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये हो गया अपना पैथोलॉजिकल का पहला एग्जाम्पल, दैट इज अनकंट्रोल्ड एस्ट्रोजन, ठीक है। दूसरा है बिनाइन प्रोस्टेटिक टिश्यू, ठीक है। बिनाइन प्रोस्टेटिक टिश्यू में ये किस कारण होता है, ठीक है, जैसे अनकंट्रोल्ड एस्ट्रोजन किस कारण होता है, एस्ट्रोजन। यहाँ पे स्ट्रेसर एजेंट क्या था, एस्ट्रोजन। बिनाइन प्रोस्टेटिक टिश्यू में स्ट्रेसर एजेंट क्या होता है, डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के कारण क्या होगा, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया होगा, ठीक है। अब एक्चुअली बिनाइन प्रोस्टेटिक टिश्यू जो है इसमें हाइपरप्लेशिया भी होता है, ठीक है, प्लेशिया और ट्रॉफी दोनों होते हैं, ठीक है ना। हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी दोनों भी होते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक टिश्यू में, लेकिन हाइपरप्लेशिया इज मोर एविडेंट, ठीक है ना। तो अगर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया हो गया तो प्रेजेंटेशन कैसी होगी, मतलब हाउ विल द पेशेंट विल प्रेजेंट, ठीक है। पेशेंट विल हैव ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन अगर आपको पता है तो वो यूरेथ्रा को पीछे कंप्रेस करेगी, तो उसके कारण ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगी, ठीक है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। देन डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन में डिक्रीज होगी और एक्यूमुलेशन होगा यूरिन का ब्लैडर में, ठीक है ना। तो पेशेंट विल प्रेजेंट विद ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन इन द ब्लैडर, ठीक है ना। क्लिनिकली पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है दैट यू शुड नो, ठीक है। अब हाइपरप्लेशिया मोर कॉमन देन हाइपरट्रॉफी, बोल दिया मैंने कि बिनाइन प्रोस्टेटिक टिश्यू में हाइपरप्लेशिया जो है मोर एविडेंट होता है देन द हाइपरट्रॉफी। अब अपन देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब क्या, हाइपरप्लेशिया के कारण क्या रिस्क हो सकती है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म स्टिमुलेशन हुआ, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म स्टिमुलेशन कैन लीड टू कार्सिनोमा, ठीक है। हाइपरप्लेशिया मतलब क्या था, इंक्रीज इन सेल डिवीजन। तो अगर लॉन्ग टर्म स्टिमुलेशन हुआ तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी, दैट इज एक्चुअली नोन एज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नोन एज कार्सिनोमा, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर क्या है इसका, लॉन्ग टर्म स्टिमुलेशन कैन लीड टू कार्सिनोमा, ठीक है। अब मैकेनिज्म, हाइपरप्लेशिया का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो हाइपरप्लेशिया किस कारण होता है, ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ स्टेम सेल्स बाय इट्स ग्रोथ फैक्टर, ठीक है ना। जो भी सेल डिवीजन होनी है, जो भी ग्रोथ होनी है, दैट इज ड्यू टू स्टेम सेल्स, ठीक है। और स्टेम सेल को ग्रोथ फैक्टर जो है वो स्टिमुलेट करेंगे, तो ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ स्टेम सेल्स बाय इट्स ग्रोथ फैक्टर क्या होगा, हाइपरप्लेशिया होगा, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या देखा, हाइपरप्लेशिया मतलब क्या है, इंक्रीज इन सेल डिवीजन, ऑर्गन में कैपेसिटी डिवाइड होनी चाहिए, 2 टाइप देखे, फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में अपन ने देखा
ये 3 एग्जांपल देखे। एक तो प्रोलिफरेशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल देख ली, जिसमें ईस्ट्रोजन के कारण हाइपरप्लेशिया हो रही थी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया। अपन ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी अपन ने हाइपरप्लेशिया हाइपरट्रॉफी देखी, जो 2 ऑर्गन्स में देखी, एक तो ब्रेस्ट में, एक यूट्रस में, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया। कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया में एक तो लीवर आफ्टर सर्जरी देख लिया एग्जांपल, और एक बोन मैरो आफ्टर ब्लड लॉस देख लिया, ठीक है। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया में अपन ने क्या देखा, एक तो अनकंट्रोल्ड ईस्ट्रोजन देखा, उसके कॉजेस में अपन ने 3 ओज देखे, फिर बिनाइन प्रोस्टेटिक टिश्यू देखा जिसमें प्लेशिया और ट्रॉफी दोनों हो रहे थे, लेकिन प्लेशिया इज मोर एविडेंट देन द ट्रॉफी, ठीक है। और इसके प्रेजेंटेशन आपको याद करने हैं, ठीक है। अब दूसरा अपना जो दूसरी जो सेल एडेप्टेशन है दैट इज हाइपरट्रॉफी, ठीक है। हाइपरट्रॉफी मतलब क्या, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स, ठीक है। मैंने बोला था इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, दैट इज नोन एज हाइपरट्रॉफी, ठीक है। इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन साइज ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन। अगर साइज ऑफ सेल्स बढ़ रही है तो जिस ऑर्गन की सेल्स है उस ऑर्गन की भी साइज बढ़ेगी इवेंचुअली, ठीक है ना। तो हाइपरट्रॉफी इज इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन साइज ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन्स, ठीक है। अब हाइपरट्रॉफी इट कैन अकर इन बोथ डिवाइडिंग सेल्स एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। जो अपन ने देखा था कि हाइपरप्लेशिया जो था इट अकर्स ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है ना, लेकिन हाइपरट्रॉफी जो है वो डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग दोनों ही सेल्स में थी। वही यहाँ पे लिखा है हाइपरप्लेशिया कैन अकर ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स, बट हाइपरट्रॉफी कैन अकर इन बोथ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या है हाइपरट्रॉफी का, मैकेनिज्म इज इंक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ने के कारण हाइपरट्रॉफी हुई, और प्रोटीन सिंथेसिस कैसे बढ़ेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन mRNA, ठीक है। तो मैकेनिज्म इज व्हाट, इंक्रीज mRNA व्हिच लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब जैसे हाइपरप्लेशिया में बोल दिया था मैंने कि, ठीक है, हाइपरप्लेशिया के फिजियोलॉजिकल में अपन ने देखा था ड्यूरिंग प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी बोथ आर सीन इन ब्रेस्ट एंड यूट्रस। तो हाइपरट्रॉफी में भी आप ये 2 एग्जांपल्स लिख सकते हो, ठीक है ना। वही आप यूट्रस की डायग्राम भी निकाली हुई है, ठीक है। इट इज नॉर्मल हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेशिया होने के प्रेगनेंसी का टाइम हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेशिया होता है, यूट्रस बिग इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और ड्यूरिंग पार्चुरेशन अट्रॉफी होती है। अट्रॉफी मतलब क्या, ये बड़े से नॉर्मल पोजिशन पे आ जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज अट्रॉफी, ठीक है। अब हाइपरट्रॉफी में क्या लिखा अपन ने, इट इज रिवर्सिबल, ठीक है। सारे रिवर्सिबल एडेप्टेशन है। नो इंक्रीज इन कैंसर रिस्क, ठीक है नहीं, वो वहाँ पे जो हाइपरप्लेशिया में रिस्क फैक्टर था दैट इज कैंसर, हाइपरट्रॉफी में नो इंक्रीज इन कैंसर रिस्क, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, स्टिमुलस आएगा। स्टिमुलस मतलब क्या, कोई तो स्ट्रेस एजेंट आएगा, ठीक है। दैट स्टिमुलस विल एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन पाथवे, ठीक है। वो स्टिमुलस क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन पाथवे को एक्टिवेट करेगा। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 टाइप के फैक्टर्स को इंक्रीज करेगा, एक तो PI3 के को इंक्रीज करेगा और एक G प्रोटीन लिंक्ड फैक्टर्स को इंक्रीज करेगा, ठीक है। PI3 के विल इंक्रीज एंड G प्रोटीन लिंक्ड फैक्टर्स विल इंक्रीज, ठीक है। अब जो PI3 के है इट इंक्रीज मोर कॉमनली इन फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, ठीक है। PI3 के जो है वो मोर कॉमनली किसमें इंक्रीज होगा, फिजियोलॉजिकल में। और G प्रोटीन लिंक फैक्टर जो है दे इंक्रीज मोर कॉमनली इन पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, ठीक है ना। अब ये G प्रोटीन और PI3 के फैक्टर जो है वो बढ़ने के कारण क्या होगा, अमाउंट ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस इंक्रीज होगा, उसके कारण इंक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अगर एक्टिव न्यूक्लियस इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन पाथवे जो है, जो मतलब कन्वर्जन है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो भी बढ़ेगा, तो इंक्रीज इन प्रोटीन होगा, ठीक है। और ये इंक्रीज इन प्रोटीन के कारण क्या होगा, इवेंचुअली हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है। तो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ हाइपरट्रॉफी, ठीक है। अब ये HNE में कैसे मतलब दिखाते हैं अपन डायग्राम में, वो दिखा है, वो आपने बाद में पढ़ लेना है, ठीक है। अब कार्डियक हाइपरट्रॉफी इट इज द एग्जांपल ऑफ हाइपरट्रॉफी, ठीक है। 2 एग्जांपल तो मैंने बोल दिए, एक तो ब्रेस्ट हो गया, एक यूट्रस हो गया, ठीक है। तीसरा एग्जांपल इज व्हाट, कार्डियक हाइपरट्रॉफी, ठीक है। कार्डियक हाइपरट्रॉफी में क्या है, इंक्रीज इन द अगोनिस्ट फॉर ग्रोथ फैक्टर एंड इट्स रिसेप्टर, उसके कारण क्या होगी कार्डियक हाइपरट्रॉफी। किसके कारण, अगोनिस्ट फॉर ग्रोथ फैक्टर जो है, ग्रोथ फैक्टर के अगोनिस्ट जो है और उसके रिसेप्टर जो है वो बढ़ने के कारण क्या होगा, कार्डियक हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सा अगोनिस्ट बढ़ेगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रोथ फैक्टर का कौन सा अगोनिस्ट बढ़ेगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। और दिस लीड टू स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड फैट एंड MEF2 आर इंक्रीज, ठीक है। तो आपको एग्जाम में अगर कार्डियक हाइपरट्रॉफी आपने एग्जाम्पल लिखा तो कैसे फ्लो चार्ट में दिखाना है कि कार्डियक हाइपरट्रॉफी, ठीक है, इंक्रीज इन अगोनिस्ट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है ना, इंक्रीज इन अगोनिस्ट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। मोर कॉमनली कौन सा है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। इट विल लीड टू स्ट्रेच रिफ्लेक्स
it will lead to stretch, reflex and formation of ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में भी कौन से दो, एनफेट एंड मेफ2। ठीक है, ऐसे ही फ्लो चार्ट में लिख के आना है। ठीक है, इससे आपकी स्पेस भी ऑक्यूपाई होगी और एग्जामिनर को चेक करने में भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने फ्लो चार्ट में लिखा वो यहाँ पे फ्लो चार्ट में लिख के दिया। ठीक है, अब थर्ड इज अवर मेटाप्लेशिया। तीसरा क्या है, मेटाप्लेशिया। ठीक है, अब तक अपन ने क्या देखा, हाइपरप्लेशिया इज इंक्रीज इन नंबर, हाइपरट्रॉफी इज इंक्रीज इन साइज। अब मेटाप्लेशिया इज व्हाट, से चेंज इन सेल टाइप। ठीक है, तो मेटाप्लेशिया क्या है, चेंज इन द ग्रोथ ड्यू टू स्टिमुलस, चेंज इन सेल टाइप ड्यू टू स्टिमुलस। ठीक है, अब मेटाप्लेशिया है, इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज पैथोलॉजिकल। ठीक है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया दोनों भी क्या थे, दोनों ही थे, फिजियोलॉजिकल भी थे और पैथोलॉजिकल भी थे। लेकिन मेटाप्लेशिया इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज पैथोलॉजिकल। ठीक है, अब इसके एग्जांपल में दो आते हैं, एक तो एपिथेलियल एंड मेसेनकाइमल मेटाप्लेशिया। ठीक है, जिसमें से मोस्ट कॉमनली क्या है, एपिथेलियल मेटाप्लेशिया दिखता है। ठीक है ना, मोस्ट कॉमनली एपिथेलियल मेटाप्लेशिया दिखता है, मेसेनकाइमल मेटाप्लेशिया इज नॉट सो मच सीन। ठीक है, तो एपिथेलियल मेटाप्लेशिया के दो एग्जांपल्स मेनली। ठीक है, एक तो है स्मोकिंग, स्मोकिंग इज मोस्ट कॉमन मेटाप्लेशिया। ठीक है ना, मोस्ट कॉमन मेटाप्लेशिया सीन ड्यू टू स्मोकिंग। ठीक है, तो उसका ये फ्लो चार्ट अपने को यहाँ पे दिया है। ठीक है, देखो क्या दिया है, स्मोक इज अ स्ट्रेचर एजेंट यहाँ पे। ठीक है ना, स्मोक इज अ इरिटेंट, उसके कारण जो रेस्पिरेटरी म्यूकोजा है नॉर्मली क्या होता है, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी म्यूकोजा में जो नॉर्मली स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। ठीक है, इट विल कन्वर्ट इनटू स्क्वामस एपिथेलियम ड्यू टू व्हाट, स्मोक। ठीक है ना, जो नॉर्मली स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम था वो कन्वर्ट हुआ स्क्वामस एपिथेलियम में, तो उसको अपन बोलेंगे स्क्वामस मेटाप्लेशिया। ठीक है ना, ये याद रखना है, जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसका नाम देते हैं अपन मेटाप्लेशिया को। ठीक है ना, तो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर इज कन्वर्टिंग इनटू स्क्वामस एपिथेलियम, सो इट इज नोन एज स्क्वामस मेटाप्लेशिया। ठीक है, और अगर स्क्वामस मेटाप्लेशिया के बाद भी स्मोकिंग कंटिन्यूड रही तो क्या होगा, इट कैन लीड टू कार्सिनोमा। ठीक है, तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, तो इसके भी रिस्क फैक्टर में अपन कैंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब ये हो गया स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग मोस्ट कॉमन मेटाप्लेशिया, ये आपको फ्लो चार्ट ऐसे का ऐसे पेपर में बना के आना है। ठीक है, आप अगर ऐसे फ्लो चार्ट से फॉर्म में ऐसे थोड़ा अट्रैक्टिव वे में पेपर लिखते हो ना, मार्क ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब बैरेट्स इसोफेगस, बैरेट्स इसोफेगस में क्या है, जीईआरडी के कारण होता है। ठीक है, जीईआरडी इज व्हाट, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। ठीक है, इसमें क्या होगा, एसिड जो है वो नॉर्मली कहाँ पे होना चाहिए, स्टमक में होना चाहिए, लेकिन विथ सम रीजन, विथ सम पैथोलॉजिकल रीजन, ठीक है ना, वो अगर इसोफेगस में आ गया, ठीक है, तो इसोफेगस को वो इरिटेट करेगा। ठीक है, जीईआरडी में एसिड जो है वो इसोफेगस में आएगा, इरिटेट करेगा इसोफेगस को। ठीक है, तो विच इज लाइन बाय इसोफेगस, नॉर्मली किससे लाइन होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से। ठीक है, लेकिन अब इरिटेशन हो रही है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको म्यूसिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और म्यूसिन सिंथेसिस कौन करेगा, गॉबलेट सेल्स, जो किस में प्रेजेंट होती है, कॉलमनर एपिथेलियम में। ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट द इसोफेगस म्यूसिन इज रिक्वायर्ड, म्यूसिन रिक्वायर्ड होने के लिए क्या, गॉबलेट सेल्स लगेंगे, गॉबलेट सेल्स किसमें होते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम में, तो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है इट कन्वर्ट्स इनटू कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है ना, तो इट इज नोन एज व्हाट, कॉलमनर मेटाप्लेशिया। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्क्वामस मेटाप्लेशिया, कॉलमनर एपिथेलियम में, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉलमनर मेटाप्लेशिया बोलेंगे। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है कि जीईआरडी में एसिड एक्सपोज टू इसोफेगस विल डिस्ट्रॉय द स्क्वामस सेल्स। ठीक है, तो बॉडी प्रोड्यूसेस म्यूसिन, कॉलमनर एपिथेलियम ड्यू टू गॉबलेट सेल्स। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉलमनर मेटाप्लेशिया बोलेंगे। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है कि मेटाप्लेशिया नाम नेम्ड बेस्ड ऑन द एपिथेलियम दे फॉर्म, जो फॉर्म कर रहे हैं उसके बेस पे अपन नाम देते हैं। ठीक है ना, ठीक है, अब दूसरा है मेसेनकाइमल मेटाप्लेशिया। अपन ने अब तक क्या लिखा है, एपिथेलियल मेटाप्लेशिया देखा, अब दूसरा है मेसेनकाइमल मेटाप्लेशिया। ठीक है, अब मेसेनकाइमल मेटाप्लेशिया इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, तो आपको बस दो एग्जांपल याद रखने हैं कि एक तो विटामिन ए और सलाइवरी डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट में मेसेनकाइमल मेटाप्लेशिया होता है। ठीक है, अब विटामिन ए जो है वो डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, तो अगर इसका एक्सेस भी हो गया या फिर डिफिशियंसी भी हो गई तो उसके कारण मेसेनकाइमल मेटाप्लेशिया दिख रहा है। ठीक है, तो विटामिन ए डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा, उसके कारण उसका एक्सेस या फिर डिफिशियंसी दोनों ही विल रिजल्ट इनटू मेसेनकाइमल मेटाप्लेशिया। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल क्या है, सलाइवरी डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट भी अपने को स्क्वामस मेटाप्लेशिया शो करेगा। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, मेटाप्लेशिया का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म इज व्हाट, रिप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स। ठीक है ना, लीड टू मेटाप्लेशिया, यहाँ पे क्या होगी, रिप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स होगी। ठीक है, अब उसके बाद है एट्रोफी। ठीक है, एट्रोफी इज व्हाट, एट्रोफी इज एक्चुअली ग्रॉस टर्मिनोलॉजी, इसमें क्या होगा, डिक्रीज इन नंबर, सेल नंबर एंड सेल साइज। ठीक है, एट्रोफी में क्या होगा, डिक्रीज इन सेल नंबर एंड साइज। अब इटियोलॉजी,
इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, एट्रोफी की इटियोलॉजी क्या है, मतलब किस किस रीजन से एट्रोफी हो सकती है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकली इट इज़ ड्यू टू ओल्ड एज, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकली ड्यू टू ओल्ड एज के कारण भी एट्रोफी होगी फिजियोलॉजिकली, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, सेनाइल सेरेब्रल एट्रोफी, ठीक है। ये जो आपका ब्रेन है, ठीक है, ठीक है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो समझ लीजिए, जो ब्रेन है तो ब्रेन में ड्यू टू एज क्या होगी, एट्रोफी होगी, ठीक है ना। तो दैट इज नोन एज सेनाइल सेरेब्रल एट्रोफी, सेनाइल इज रिलेटेड टू ओल्ड एज, ठीक है ना। तो फिजियोलॉजिकल इटियोलॉजी क्या हो गई, ओल्ड एज, जिसमें अपने को क्या दिखेगी, सेनाइल सेरेब्रल एट्रोफी दिखेगी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इज लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है। लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई होने के कारण क्या हो गई, न्यूट्रिएंट जो है वो कम सप्लाई होंगे, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगी, एट्रोफी होगी, ठीक है। देन सेकंड इज क्या है, लॉस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये जो है लॉस ऑफ प्रोटीन के कारण भी होगा, इन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में, ठीक है, ये याद रखो, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोटीन क्या होगी, एट्रोफी होगी, ठीक है। देन ड्यू टू लॉस ऑफ नर्व सप्लाई भी होगा, ड्यू टू लॉस ऑफ नर्व सप्लाई क्या है, डिनर्वेशन एट्रोफी बोलते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू लॉस ऑफ नर्व सप्लाई डिनर्वेशन एट्रोफी होगी, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसका, लॉस ऑफ हाइपोथेलर एमिनेंस सेकेंडरी टू अल्नार नर्व पाल्सी। आपने फर्स्ट ईयर में अगर अल्नार नर्व की एनाटॉमी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता है कि अल्नार नर्व में कोई भी डैमेज होगा तो अल्नार नर्व इज सप्लाइंग टू हाइपोथेलर एमिनेंस, तो हाइपोथेलर एमिनेंस की जो मसल्स है उसमें क्या होगी, एट्रोफी होगी, ठीक है। तो इट इज नोन एज डिनर्वेशन एट्रोफी विच इज ड्यू टू लॉस ऑफ नर्व सप्लाई। उसका एग्जांपल क्या देखा हमने, लॉस ऑफ हाइपोथेलर एमिनेंस सेकेंडरी टू अल्नार नर्व पाल्सी, ठीक है। देन दूसरा है दैट इज डिसयूज एट्रोफी, ठीक है। अब डिसयूज एट्रोफी मतलब क्या, अगर आप किसी ऑर्गन को यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगी, डिसयूज एट्रोफी होगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, लिम्ब मसल पोस्ट पीओपी कास्ट आफ्टर फ्रैक्चर, ठीक है। पीओपी जो अपन लगाते हैं उसके बाद मसल्स में क्या होगी, डिसयूज एट्रोफी होगी, ठीक है। देन इज प्रेशर एट्रोफी। प्रेशर एट्रोफी का एग्जांपल क्या है, पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी एडिनोमा इज नथिंग बट अ ट्यूमर इन पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई ट्यूमर हो गया तो क्या करेगी, इट विल कंप्रेस द ऑप्टिक कायस्मा, ठीक है। आपने एंडोमी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ट्यूमर हुआ तो इट विल कंप्रेस द ऑप्टिक कायस्मा विच लीड्स टू फील्ड डिफेक्ट्स, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रेशर एट्रोफी। देन लास्ट इज हार्मोनल इन्फ्लुएंस, ठीक है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस में क्या है, पोस्ट मेनोपॉजल एंडोमेट्रियल एट्रोफी होगी, ठीक है। और मैकेनिज्म बहुत रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, ठीक है, वो आपके काम का नहीं है। इट कैन प्री डिस्पोज टू कैंसर ओनली एंड एंडोमेट्रियल एट्रोफी, ठीक है। अब हमने अब तक जो देखा उसमें बस हाइपरट्रोफी जो था उसमें कैंसर की रिस्क नहीं थी, ठीक है, बाकी सब में कैंसर की रिस्क है, ठीक है। और इसमें एट्रोफी में इट कैन प्री डिस्पोज टू कैंसर ओनली इन द एंडोमेट्रियल एट्रोफी, बस एंडोमेट्रियल एट्रोफी में ही कैंसर की रिस्क है, ठीक है। अब कंपेरेटिवली हम अब तक जो पढ़ा वो सब एक टेबल में देख लेंगे, ठीक है। क्या है हाइपरप्लेशिया, हाइपरप्लेशिया की डिफिनेशन क्या थी, हाइपरप्लेशिया की डेफिनेशन क्या थी, इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन साइज, एट्रोफी डिक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर, मेटाप्लेशिया चेंज इन सेल टाइम, ठीक है। वही डायग्राम के फॉर्म में ऐसे ही दिखाना है, ठीक है। डिस्प्लेशिया में आपको न्यूरोप्लेशिया के टाइम पढ़ाऊंगा। मैकेनिज्म में क्या देखा था आपने, हाइपरप्लेशिया का ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ स्टेम सेल्स, हाइपरट्रॉफी ड्यू टू इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज mRNA। एट्रोफी में क्या था आपने मैकेनिज्म, ड्यू टू डिक्रीज इन सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। मेटाप्लेशिया में क्या है, ड्यू टू रिप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स, ठीक है। और उसके टाइप्स विद एग्जांपल्स अपन देखे। तो अपन ने फास्ट में एक बार रिवाइज करते क्या क्या पढ़ा, ये अपन ने डायग्राम देखी थी जिसके स्ट्रेस के कारण सेल ने पहले एडेप्टेशन दिखाया, फिर सेल इंजरी हुई, सेल इंजरी में पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई, फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी हुई, ठीक है। रिवर्सिबल सेल इंजरी तक ऑल कैन रिवर्ट बैक टू नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। फिर अपन ने डेफिनेशन देखी, सेलुलर एडेप्टेशन इज व्हाट, इट इज नथिंग बट रिवर्सिबल चेंज विच अकर्स ड्यू टू एनी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्ट्रेस, ठीक है। इसमें चार चीजें आएंगी, हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, मेटाप्लेशिया। दीज आर नथिंग बट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन विच न्यू बट ऑल्सो स्ट्रेस आर अचीव्ड, ठीक है। पहला अपन देखा हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया में क्या, इंक्रीज इन सेल डिवीजन, तो ऑर्गन में कैपेसिटी डिवाइड होनी चाहिए। इसमें दो टाइप देखा मैंने, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल जो है इनमें तीन एग्जांपल देखा मैंने, एक तो प्रोलिफरेशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया होगा ड्यू टू एस्ट्रोजन, ठीक है। सेकंड इज ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी, हाइपरप्लेशिया हाइपरट्रॉफी बोथ आर सीन इन ब्रेस्ट एंड यूट्रस, ठीक है। देन अपन देखा कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया। कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया में दो एग्जांपल देखे, लीवर आफ्टर सर्जरी एंड बोन मैरो आफ्टर ब्लड लॉस, ठीक है। अब पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया में अनकंट्रोल्ड एस्ट्रोजन एक देख लिया अपन ने और एक बिनाइन प्रोस्टेटिक टिश्यू देखा, ठीक है। अब अनकंट्रोल्ड एस्ट्रोजन में भी वापस क्या होगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया होगा। इसका प्रेजेंटेशन याद रखना है, मिनोरेजिया होगा, पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग होगा वुमेन में, ठीक है। कॉजेस में अपने 3 O's को याद रखना है, एक अनओव्यूलेटरी साइकिल हो गया, ओवेरियन मास हो गया एंड ओबेसिटी हो गया, ठीक है।
देन बिनाइन प्रोस्टेटिक टिश्यू, बिनाइन प्रोस्टेटिक टिश्यू में क्या है, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन डायड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसमें बिनाइन प्रोस्टेटिक टिश्यू में दोनों दिखेंगे, हाइपरप्लेशिया भी दिखेगा, हाइपरट्रॉफी भी दिखेगी, ठीक है, लेकिन मोर एविडेंट क्या है, हाइपरप्लेशिया है, ठीक है। इसका रिस्क फैक्टर क्या है, कार्सिनोमा, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ स्टेम सेल बाइट्स ग्रोथ फैक्टर। फिर अपन ने हाइपरट्रॉफी देखा, इसमें इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स होगी विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन साइज ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन, ठीक है। इट कैन अकर इन बोथ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल। हाइपरप्लेशिया जो था वो बस डिवाइडिंग सेल्स में हो रहा था। मैकेनिज्म क्या है, इंक्रीज एमआरएनए विच लीड्स टू इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो उसमें अपन ने देख लिया उसका एग्जांपल दो, एक तो देखे थे ब्रेस्ट एंड यूट्रस, और वो तीसरा है कार्डियक हाइपरट्रॉफी। कार्डियक हाइपरट्रॉफी में आपको फ्लो चार्ट बनाना है जो मैंने आपको पहले बता दिया। उसमें क्या लिखना है कि इंक्रीज इन अगोनिस्ट फॉर ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर बढ़ेगा, ठीक है। और उसके कारण क्या होगा, स्ट्रेच रिफ्लेक्स होगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज एनफैट एंड मेफ2, ठीक है। और ये उसका मैकेनिज्म हो गया, स्टिमुलस आने के कारण ट्रांसक्रिप्शन पाथवे एक्टिवेट हुआ, PI3 के फैक्टर बढ़े, जी प्रोटीन लिंक फैक्टर बढ़े, उसके कारण अमाउंट ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस इंक्रीज हुआ और उसके कारण इंक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, ठीक है। मेटाप्लेशिया, मेटाप्लेशिया का था चेंज इन द टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है ना। मैच्योर इपीथेलियल सेल जो है इट कन्वर्ट्स इनटू अनदर टाइप ऑफ मैच्योर इपीथेलियल सेल्स, ठीक है। इसमें क्या है, इपीथेलियल मेटाप्लेशिया और मेसेनकाइमल मेटाप्लेशिया दोनों होता है, ठीक है। एंड मेटाप्लेशिया ऑलमोस्ट ऑलवेज पैथोलॉजिकल। अब इपीथेलियल मेटाप्लेशिया में मोस्ट कॉमन क्या है, स्मोकिंग वाला। स्मोकिंग में क्या होगा, स्क्वामस मेटाप्लेशिया। नॉर्मली क्या होता है, सीडोसर्टिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, लेकिन इट विल कन्वर्ट इनटू स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। और अगर इसके बाद भी स्मोकिंग कंटिन्यू रही तो इट विल रिजल्ट इन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। ऐसा ही फ्लोचार्ट बना गया है। देन दूसरा अपन ने एग्जांपल देखा GERD का, ठीक है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। इसमें एसिड एक्सपोज टू इसोफेगस, उसके कारण विल डिस्ट्रॉय द स्क्वामस सेल्स, बॉडी विल ट्राई टू प्रोड्यूस म्यूसिन, फॉर दैट इट विल कन्वर्ट इनटू कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स एंड गॉबलेट सेल्स, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे कॉलमनर मेटाप्लेशिया, ठीक है। मेसेनकाइमल मेटाप्लेशिया में अपन दो देखे, विटामिन ए के कारण जो मेटाप्लेशिया होता है उसको बोलते हैं मेसेनकाइमल मेटाप्लेशिया, एंड सेकंड इज सलाइवरी डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट मेटाप्लेशिया, दैट इज स्क्वामस मेटाप्लेशिया, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या देखा अपन ने, रिप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स लीड्स टू मेटाप्लेशिया, ठीक है। अट्रोफी में अपन देखा डिक्रीज इन सेल नंबर एंड सेल साइज। इटोलॉजी में फिजियोलॉजिकली ओल्ड एज देखा, सिनाइल सेरेब्रल एट्रोफी, और बाद में फिर पैथोलॉजिकली लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई के कारण होता है, जिसके कारण न्यूट्रिएंट न मिलने के कारण एट्रोफी होगी। देन लॉस ऑफ प्रोटीन एनर्जी लॉस ऑफ प्रोटीन, जिसमें एक एग्जांपल है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, उसके कारण एट्रोफी होगी। देन लॉस ऑफ नर्व सप्लाई, जिसमें अपन ने डीनर्वेशन एट्रोफी देखी, जिसमें अपन ने हाइपोथेलिनर इमिनेंस का एट्रोफी ड्यू टू अल्नार नो पाल्सी का एग्जांपल देखा। देन डिस्यूज एट्रोफी ड्यू टू POP कास्ट आफ्टर द फ्रैक्चर, ठीक है। प्रेशर एट्रोफी ड्यू टू पिट्यूटरी एडिनोमा विच विल कन्वर्ट कंप्रेस ऑप्टिक काइज्मा विच विल लीड टू फील्ड डिफेक्ट्स, ठीक है। देन हार्मोनल इन्फ्लुएंस एक देख लिया, ठीक है। और इट कैन प्रीडिस्पोज टू कैंसर ओनली इन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, ठीक है। ये एक पॉइंट मिस हो गया था, ये देख लेते हैं कि स्टिमुलस मिलने पर एट्रोफी कैसे होती है, ठीक है ना। एट्रोफी का मैकेनिज्म क्या है, स्टिमुलस मिलने पर क्या होगा, यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे जो है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो स्टिमुलस मिला, स्ट्रेसर एजेंट मिला, उसके कारण यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे एक्टिवेट हुआ, उसके कारण इंक्रीज इन ऑटोफेगी होगी, या फिर डायरेक्टली अपोप्टोसिस होगा, जिसके कारण डिक्रीज इन सेल नंबर होगा, ठीक है। तो इट इज द मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी। क्या हुआ, स्टिमुलस आया, स्टिमुलस के कारण यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे जो है वो एक्टिवेट हुआ, उसके कारण इंक्रीज इन ऑटोफेगी हुई, या फिर डायरेक्टली अपोप्टोसिस हुआ, उसके कारण डिक्रीज इन सेल नंबर हुआ, ठीक है। और फिर अपन ने ये कंपैरेटिवली एक चार्ट लिख लिया, ठीक है। तो आपको पेपर में ऐसे ही लिख के आना, इतना डिटेल में कोई नहीं लिखेगा, हर किसी का आपको डेफिनेशन लिखनी है, हर किसी के एग्जाम्पल्स लिखने हैं, हर किसी के रिस्पेक्टर लिखना है, हर किसी का मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है। सबसे पहले ये डायग्राम निकालनी है, देन ये डेफिनेशंस लिखनी है, देन ऐसे ही फ्लो चार्ट में पूरा पेपर लिख के आना है, ठीक है। अब अपन साथ साथ में जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आगे आपके नोट्स तैयार है, तो आगे का टॉपिक जो अपना दैट इज मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। ये अपन जनरल तो साथ साथ में पढ़ रहेंगे, उसके साथ साथ में अपन तुम्हारा सिस्टमिक भी शुरू कर देंगे जल्दी, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, कुछ लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है।